माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डायनामिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, और ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप मेरी इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स मेरी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। तो प्लीज़ आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उस पार्ट के अंदर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। ओके, तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा। सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा, कहने का मतलब अगर पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर अपनी मोशन करता है तो उसका जो बनने वाला पथ होता है वो क्या कहलाता है? केंद्रीय कक्षा कहलाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे सेंट्रल फोर्स। ओके, केंद्रीय बल। अभी तो सबसे पहली डेफिनेशन देखिए आप, सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। ठीक है, तो डेफिनेशन से पहले समझिए आप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल किसी सर्कल में, ठीक है, कोई पार्टिकल किसी सर्कल में चलता है या सर्कल पर चलता है, ठीक है, और इस पर जो फोर्स है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस साइड की ओर है? फिक्स पॉइंट ओ की ओर। इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमेशा किस साइड की ओर है? फिक्स पॉइंट ओ की ओर। और यहाँ पर ओ क्या होता है? ओरिजिन, दैट इज फिक्स पॉइंट। अगर ऐसा है देन एफ इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ठीक है, और इसका जो सेंटर होगा, ओ जो होगा वो क्या कहलाएगा? जो फिक्स पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसको कहा जाएगा बल केंद्र, सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बल केंद्र सेंटर ऑफ फोर्स कहलाएगा। तो लिखिए आप सबसे पहले डेफिनेशन देखिए आप, इफ एनी पार्टिकल मूव्स अंडर एनी फोर्स सच दैट इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड ए फिक्स पॉइंट, then that force is called central force and the fixed point is called center of force. ओके, तो कहने का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल, कि यदि कोई कण एक ऐसे बल के अंतर्गत गमन करता हो, यदि कोई कण ऐसे फोर्स के अंदर गति करता हो जिसकी दिशा सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर रहती हो, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन किधर रहती हो? हमेशा फिक्स पॉइंट की ओर, तो वह बल केंद्रीय बल कहलाता है। उस बल को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल कहलाता है। और जो फिक्स पॉइंट होगा एवं स्थिर बिंदु बल केंद्र कहलाएगा। ओके, एंड फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स। ओके, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा आप। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप, सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा, सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई पार्टिकल किस टाइप से चलता हो, अंडर ए सेंट्रल फोर्स, किसी केंद्रीय बल के अंतर्गत चलता हो, ठीक है, तो देखो चलेगा तो क्या होगा? उसका पथ बनेगा, उसका रास्ता बनेगा, उसका कर्व बनेगा। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल किसी सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत चलता हो, ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन क्या थी? हमेशा उस पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो किस साइड की ओर हो? किसी फिक्स पॉइंट की ओर। ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्टिकल पर जो फोर्स है वो किस साइड की ओर लग रहा है? ओ की ओर। और पार्टिकल कहाँ पे चल रहा है? एक एलिप्स के ऊपर। ठीक है, तब ये जो एलिप्स है ये क्या कहलाएगा? केंद्रीय कक्षा, सेंट्रल ऑर्बिट। ये जो एलिप्स है ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल ऑर्बिट। तो डेफिनेशन देखिए प्लीज, द पाथ
of any particle moving under any central force is called central orbit। बस कंडीशन है फोर्स कैसा होना चाहिए, सेंट्रल फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तब जो उसका रास्ता पथ बनेगा, उसका जो वे होगा चलने का, वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल ऑर्बिट। हिंदी में भी ऐसे ही है, यदि कोई कण केंद्रीय बल के अधीन, केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिमान हो, तब इसका पथ केंद्रीय कक्षा कहलाता है। ओके, अगर सर्कल में चलेगा तो सर्कल क्या कहलाएगा, सेंट्रल ऑर्बिट। एलिप्स के अंदर चलेगा तो क्या, एलिप्स क्या कहलाएगा, सेंट्रल ऑर्बिट। पैराबोला पर चलेगा तो पैराबोला क्या कहलाएगा, सेंट्रल ऑर्बिट। बट फोर्स कैसा होना चाहिए, फिक्स पॉइंट की ओर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है अपने को। ओके, तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए आप, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए आप। हाँ, तो आर्टिकल की स्टेटमेंट देखिए आप, क्या कह रहा है इस आर्टिकल के अंदर, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है, केंद्रीय कक्षा का समीकरण, यानी कि इस इक्वेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, किस टाइप की मोशन दे रखी है इसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, द मोशन, इफ द मोशन ऑफ a particle which moves in a plane with an acceleration which is always directed towards a fixed point O in the plane। ठीक है, किस टाइप की मोशन दे रखी है इसने, बहुत ही सिंपल सी मोशन दे रखी है। वो कह रहा है कि आप एक पार्टिकल किसी प्लेन के अंदर मोशन कर रहे हैं, आप उसका इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट कैलकुलेट करिए, और मोशन किस टाइप की है, उस पार्टिकल का जो त्वरण है, जो उसका एक्सेलरेशन है, विद एन एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। उसका जो त्वरण है वो हमेशा किस साइड की ओर रहता हो, एक फिक्स बिंदु की ओर रहता हो। अगर इस टाइप की मोशन है तो आप उसका इक्वेशन, उसका पथ का इक्वेशन कैलकुलेट करिए आप। ओके, तो हिंदी में भी ये लिखा है यहाँ पर, केंद्रीय कक्षा का समीकरण ज्ञात करना जब कण एक समतल में गतिमान हो जिसका त्वरण सदैव एक स्थिर बिंदु O की ओर रहता हो। ठीक है, उस पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो आइए सबसे पहले देखिए आप, सिंस O बी ए फिक्स पॉइंट, O क्या है, स्थिर बिंदु है, इसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं, लेट F बी एन या इज एन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, किस साइड की ओर, टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन किस साइड की ओर है, एक फिक्स पॉइंट O की ओर है। ठीक है, और फिर आपने को क्या करना होगा, इसका इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट कैलकुलेट करना होगा, इसका केंद्रीय कक्षा का समीकरण ज्ञात करना होगा। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाइए आप। ठीक है, तो क्या दे रखा है इसने, हम सपोज कर लेते हैं पार्टिकल कहाँ पे चलता है, मोशन ऑफ पार्टिकल कहाँ पे है, इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे है, कौन से पॉइंट के ऊपर है, पी के ऊपर। ठीक है, ए से चलेगा तो टी टाइम के बाद कहाँ पे होगा, पॉइंट पी के ऊपर। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा किस साइड की ओर है, टुवर्ड फिक्स पॉइंट हो। ध्यान देना आप, बहुत ही क्लियर दे रखा था स्टेटमेंट के अंदर, कण का जो त्वरण है वो किस साइड की ओर रहता है, फिक्स बिंदु O की ओर रहता है। O को यहाँ पर लिख दो आप, फिक्स पॉइंट, ओरिजिन, मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, स्थिर बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर उसने एक्सेलरेशन फिक्स पॉइंट की ओर दे दिया तो हम लोग क्या जानते हैं, जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चलता है तो इसके दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 रेडियल एक्सेलरेशन, किस साइड की ओर, अलोंग
ओपी, और नंबर सेकंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, अनुप्रस्थ त्वरण, और ये होता है अरीय त्वरण। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दैट इज अनुप्रस्थ त्वरण किस साइड में होता है? परपेंडिकुलर टू ओपी। अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ओपी के परपेंडिकुलर होगा, और जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो किस साइड के अंदर होगा? ओपी की डायरेक्शन के अंदर होगा। रेडियल एक्सेलरेशन, अरीय त्वरण। तो आप लिखिए प्लीज डायग्राम को देखते हुए। तो सिंस F इक्वल टू माइनस रेडियल एक्सेलरेशन, माइनस क्यों अप्लाई किया मैंने? देखो आप, डायरेक्शन अपोजिट है, रेडियल एक्सेलरेशन बाहर होता है, ठीक है, और F किस साइड में दे रखा है उसने? टूवर्ड फिक्स पॉइंट O। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू माइनस रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अरीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r इंटू डी थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। और जब देखो, जब कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में चलता है तो 100% उसके दो एक्सेलरेशन होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ आर्टिकल। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? F इक्वल टू माइनस रेडियल एक्सेलरेशन, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। रेडियल बाहर होता है, F किधर है? अंदर है। और उसके बाद लिखो आप एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, ठीक है। अनुप्रस्थ त्वरण कितना है? 0 है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, अनुप्रस्थ त्वरण बराबर 0। अब अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला लिखिए आप, क्योंकि नाम से बात नहीं बनेगी, मैथमेटिक्स है, फॉर्मूले से ही चलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/r डी अपॉन डी टी इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इसको 0 के इक्वल क्यों पुट किया है? क्यों? उसने बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन हमेशा O की ओर। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है, कितना? -f। जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो कितना है? 0 है। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन नाम की चीज़ नहीं दे रखी इसने आर्टिकल के अंदर, ठीक है। नहीं देने का मतलब क्या है? इक्वल टू 0। और इसके बाद फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगले स्टेप के अंदर हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखिए आप, दैट इज d अपॉन डी टी इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। आर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल, नोट कीजिएगा कि अगर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाए तो इंटीग्रेशन करने के बाद y क्या होता है? कांस्टेंट होता है, y इक्वल टू c। तो ऐसे ही जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो लिखिए आप ऑन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा आर स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू एच। एच लिखना है, ध्यान देना है। और एच क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना प्लीज। इस कांस्टेंट को हम एच से डिनोट करेंगे, स्मॉल एच। ओके, तो कुल मिलाकर के देखो यहां से डी थीटा अपॉन डी टी कितना आ जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास आएगा एच अपॉन आर स्क्वायर। ओके, हाँ, तो इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो अब हमारा टारगेट क्या है? इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट कैलकुलेट करना, केंद्रीय कक्षा का समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। तो आपके याद होना चाहिए इक्वेशन किस टाइप का है। तो लिखो आप नाउ टू प्रूव। अब हम प्रूव करेंगे
u प्लस डी स्क्वेयर यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वेयर यू स्क्वेयर। ये हमारा टारगेट रहेगा, ये अपने को प्रूफ करना है और यही इसका इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट बनेगा लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद। ओके, और ये इसका जो रूप है, इसका जो फॉर्म है वो क्या कहलाता है? ठीक है, इसको हम कह सकते हैं रेडियल पोलर फॉर्म। ठीक है, अरीय ध्रुवीय रूप कहलाता है। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि u क्या होता है, u इक्वल टू 1/r, तो अगर कर्व r और थीटा में हो तो वो क्या कहलाता है? पोलर फॉर्म। और अगर किसी कर्व के अंदर 1/r और थीटा है तो फिर वो क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म, व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप कहलाता है। तो इसको हम कहने का मतलब दो नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो नाम? ये किस टाइप की इक्वेशन है? रेडियल पोलर फॉर्म, या इसको हम क्या कह सकते हैं? रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म, बिकॉज थीटा भी है और 1/r भी है इसके अंदर, व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप। ओके, तो अब हमारा टारगेट ये है, ये अपने को प्रूफ करना है। किसकी हेल्प से? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की हेल्प से। ओके, तो अब आगे बढ़िए आप। नेक्स्ट तो लिखिए बाई सेकंड, इक्वेशन सेकंड से बाई 2 डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू एच अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, एंड सिंस u इक्वल टू 1/r, u क्या है? 1/r, तो आप साइड में लिख सकते हो सिंस u इक्वल टू 1/r, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा h इंटू यू स्क्वेयर। ओके, तो अब देखो डी थीटा अपॉन डी टी की जरूरत है अपने को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास है कितना? h इंटू यू स्क्वेयर, और इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड लिखिए। और अब अगला टारगेट क्या है? r का सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। किसके रिस्पेक्ट? t के रिस्पेक्ट। तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव हम कभी भी डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे, उसके बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव लिखेंगे। तो लिखिए आप सिंस r इक्वल टू 1/u, और उसके बाद फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज dr अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/u स्क्वेयर। ठीक है, u r के ऊपर डिपेंड है, तो जब हम r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u का भी होगा। ओके, तो 1/u का कितना हो जाएगा? -1/u स्क्वेयर इंटू du अपॉन dt। ओके, और du अपॉन dt को हम ऐसा लिखेंगे, दैट इज -1/u स्क्वेयर du अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। कहने का मतलब डी थीटा से मल्टीप्लाई करना, डी थीटा से डिवाइड करना, चेन रूल का यूज़ करना है यहाँ पर। फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर हम कर सकते हैं। और अब आप क्या करो, इक्वेशन थर्ड का यूज़ करिए बाई थर्ड, इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप डी थीटा अपॉन डी टी की। तो क्या लिख सकते हैं? 1/u स्क्वेयर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा, और इंटू आ जाएगा हमारे पास h इंटू यू स्क्वेयर। ओके, एंड नाउ यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग फिर क्या करेंगे? अगेन t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। क्यों? सेकेंड डेरिवेटिव की जरूरत है अपने को। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा dr अपॉन dt इक्वल टू माइनस h इंटू डी यू अपॉन डी थीटा। ओके, तो अब आगे फिर टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो आप। तो लिखो आप अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो दोबारा फिर t के रिस्पेक्ट अवकलन करना। तो जब हम इसका t के रिस्पेक्ट अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? d2r अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करना।
लेफ्ट ये बनेगा, राइट हैंड साइड के अंदर आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी माइनस एच इंटू डी यू अपॉन डी थीटा। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर फिर देखिए आप राइट हैंड साइड के अंदर एच कांस्टेंट है, देखो आप एच के बारे में क्लियर लिखा हुआ है, एच इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप छोड़ सकते हो, दैट इज माइनस एच इंटू डी अपॉन डी टी इंटू डी यू अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अगेन चेन रूल अप्लाई करना है यहाँ पर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस एच डी अपॉन डी थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। बहुत ही सिंपल, देखो आप यहाँ पर डी थीटा लिख दो आप, और मल्टीप्लाई में क्या करो डी थीटा अपॉन डी टी लिख दो आप, और यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है सेम आएगी, दैट इज डी यू अपॉन डी थीटा। और इसके बाद हम इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, देखो आप ये हमारे पास बनेगा माइनस एच डी टू यू अपॉन डी थीटा टू इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से पुट कर दो आप, तो कितना है एच इंटू यू स्क्वायर, साइड में रीजन दे देना बाई थर्ड, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करना। ठीक है, और अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा कैलकुलेट करने के बाद माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ध्यान देना आप प्लीज़, माइनस है, एच इंटू एच कितना हो गया एच स्क्वायर, साथ में यू स्क्वायर, साथ में सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो आप, इक्वेशन नंबर 4। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आइए आप बाई, अब देखो अब हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करना। ठीक है, तो लिखिए प्लीज बाई फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इन दोनों से फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, तो लिखिए एफ इक्वल टू, फर्स्ट क्या चल रहा है हमारे पास, एफ इक्वल टू माइनस, सबसे पहले सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि इक्वेशन 4 का यूज़ करिए आप, तो 4 का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी टू यू अपॉन डी थीटा टू, और फिर माइनस आर, तो आर के स्थान पर हम 1 अपॉन यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज यू इक्वल टू 1 बाई आर एंड आर इक्वल टू 1 अपॉन यू। क्यों, हमारा जो आंसर है वो किस में आ रहा है, यू में आ रहा है, आर में नहीं। देखो आप, मैंने क्या कहा था, कौन सी टाइप है ये, रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म, यानी कि आर नहीं होगा इसके अंदर, यू और थीटा होगा। ठीक है, तो अब माइनस आर यानी कि आर की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर, और उसके बाद डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से हम, बाई थर्ड, तो क्या हो जाएगा एच यू स्क्वायर होल स्क्वायर, बिकॉज डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो बड़े ही ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लिखिए आप f इक्वल टू, देखो माइनस कॉमन है यहाँ पर, माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी टू यू अपॉन डी थीटा टू, और यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा एच स्क्वायर यू क्यूब। ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर यू रेज टू द पावर 4, क्योंकि होल स्क्वायर है, अपॉन में यू है, तो यू की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद आप कॉमन निकाल दो, तो कॉमन क्या आ रहा है, एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा यू प्लस यू का सेकेंड डेरिवेटिव, ये याद रखना आप। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज u प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू f अपॉन एस स्क्वायर यू स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, तो लिख देना आप, इम्प्लाइज दिस इज द
इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, हिंदी में आप ऐसा लिख सकते हो, यह है केंद्रीय कक्षा का समीकरण है। और यहाँ पर u इक्वल टू क्या है, 1/r। साइड में लिख देना वेयर u इक्वल टू 1/r। ठीक है, तो 1/r होने के कारण इसका नाम क्या है, व्युत्क्रम ध्रुवीय रूप, रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, अरीय ध्रुवीय रूप, रेडियल पोलर फॉर्म भी कहलाता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के अंदर अब यही इक्वेशन चलनी है। जितने भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं ए बी एक्सरसाइज के अंदर, सभी के अंदर इसी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सेंट्रल ऑफ ऑर्बिट की। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से आपने इस आर्टिकल को सुनना है, ठीक है, देखना है, लिखना है, ताकि आपके पक्का याद हो जाए। ओके, थैंक यू।